सोचो तुम बद्रीनाथ हो, 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक यात्री अचानक गिर जाता है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में अंधेरा और घबराहट। नियरेस्ट सिटी हॉस्पिटल 6 घंटे दूर। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल मंडाल, MBBS, MD इन फिजियोलॉजी एंड DM इन हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, जो सालों से स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के साथ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वो सब जो किसी यात्री को चार धाम यात्रा में जाने से पहले करना चाहिए। तो स्वागत है डॉक्टर राहुल सर का। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, मेडिकल जर्नी कैसे शुरू हुई और हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जैसा यूनिक फील्ड क्यों चुना? मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो इस सवाल के अंदर ही आपके बाकी सवालों के भी जवाब हैं। तो मैं हूँ उत्तराखंड से ही, जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं यहाँ पे। और मैंने अपना MBBS भी उत्तराखंड से ही किया है, जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज से। फिर उसके बाद अपनी MD मैंने AFMC पुणे से करी और अभी DM मैं एम्स ऋषिकेश से कर रहा हूँ। तो हाई ऑल्टीट्यूड चुनने के पीछे रीजन यही था क्योंकि किताबों में अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी हाई ऑल्टीट्यूड के बारे में नहीं है। और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे जो मेडिकल केयर गिवर्स हैं, तो उनको अभी भी हाई ऑल्टीट्यूड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं तो उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, अवेयरनेस नहीं। हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन क्या होती है और भारत जैसे देश में इसकी क्यों पड़ती है? और सर, एक और बात बताइए, लोगों को लगता है कि पहाड़ों में ठंड ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। असल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? तो जैसे आकाश आपने पूछा कि सबसे पहली बात कि हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन क्या होती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन एक मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कि 9,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर होने वाले काफ़ी जो दिक्कतें हैं इंसानों की, उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन ब्रांच बनाई गई है। ये ब्रांच रिसेंटली ही इंडिया में शुरू हुई है और धीरे धीरे करके अब जो लोग हैं उनको अवेयरनेस हो रही है कि हाई ऑल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो वहाँ की परेशानियां भी होती हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए। इसके बाद आपका सवाल था कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन है, तो इसमें क्या सिर्फ ठंड ही है जो कि सबसे बड़ा कारण है बीमार होने का, या कोई और कारण भी है? तो इसमें एक और कारण जो है जिसको हम बोलते हैं हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया। इसको अगर हम ब्रेक करें तो हाइपोबैरिक का मतलब होता है जिसका प्रेशर कम है, और हाइपोक्सिया का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो ये दो ऐसे कारण है जहाँ प्रेशर कम है और ऑक्सीजन कम है, इसके वजह से ज्यादातर बीमारियां होती हैं। थैंक यू सर। सर, इससे जुड़ा एक और सवाल है, एल्टीट्यूड सिकनेस होती क्या है एग्जैक्टली? और सर, AMS, HF, ये तीनों टर्म हम अक्सर सुनते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या चीज है, तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आप जब 9,000 फीट से ऊपर की ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे जब आते हैं तो वो शुरुआत होती है। इसमें सबसे कॉमन है आपका AMS, जिसे बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर दर्द से शुरू होती है। जैसे ही आप हाई ऑल्टीट्यूड में 9,000 फीट के ऊपर आते हैं और आपको 6 घंटे के अंदर ही हेडेक होना शुरू होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिम्टम है जो कि लोगों को महसूस होता है, और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड यही सिम्टम लोग हमें बताते हैं कि उनको सिर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिस तरह से आपको नींद ना आना, जैसे कि पेट में गड़बड़ हो जाना, जैसे कि उल्टी करने का मन करना या उल्टियां हो जाना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होना, तो ये भी एक AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस का ही सिम्टम। फिर आपके पास दो और सवाल थे कि हम बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसको हेप बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? तो हेप ऐसी कंडीशन है जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड में आके इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसके फेफड़ों में पानी आने लगता है। सिमिलरली एक और कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, जिसमें कि ब्रेन में पानी जमा होने लगता है। तो ये और AMS के अलावा दो और कंडीशन है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में मुख्यतः ज्यादातर देखी जाती है। थैंक यू सर। सर, ये सब समझने के बाद इसी से जुड़ा एक और सवाल, कौन से साइन है जो यात्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में आ रहे हैं तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आप अपनी जो आने वाले जो चेंजेस हैं उनका ध्यान रखें। जिस तरह से सांस लेने में तकलीफ, तो सांस लेने में तकलीफ जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही कॉमन है, जो कि ज्यादातर लोगों को होती है। और आपको एक समय लगता है हाई ऑल्टीट्यूड में अडेप्ट करने के लिए, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन।
तो इस एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि मेरा सांस लेना तेज हो रहा है या मुझे ज्यादा मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। बट जब हम बात करते हैं कि कब आपको ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, तो अगर हम बात करें एक तो हेडेक की, तो हेडेक अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीजें एक्यूट माउंटेन सिकनेस का एक साइन है। सिमिलरली जैसे अगर आप देखें तो उल्टियां होना या उल्टियां करने का मन करना, ये भी अगेन एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस का ही साइन है। तो इसके बाद जो हम थोड़ा सीरियस कंडीशंस को देखते हैं, जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा के बारे में बात करें, तो उसमें सांस लेने की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी को बैठे बैठे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो नियरेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल है, नियरेस्ट जो भी आपका केयर गिवर है, उस पर जाके आप एक बार रिपोर्ट करिए और वहां पे ट्रीटमेंट लीजिए। क्या सबको इक्वली रिस्क होता है या कुछ स्पेसिफिक पेशेंट है जैसे हार्ट रिलेटेड, एल्डरली, चिल्ड्रन, जिनको ज्यादा रिस्क होता है, या कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें आप सीधा कह देंगे कि यात्रा मत कीजिए? देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड की जो हम बात करते हैं, तो जो रिस्क है हाई ऑल्टीट्यूड वाली बीमारियों का, वो मेल फीमेल बच्चा बड़ा ऑलमोस्ट सभी को बराबर है। इंसिडेंस जो है इन बीमारियों का ऑलमोस्ट सेम। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में आने वाले लोगों का, तो उसमें उन लोगों में होने वाली पुरानी कोमॉर्बिडिटीज, पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इन लोगों को चांसेस हैं कि ये जो है रिस्क यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो हाई ऑल्टीट्यूड में अपने आप ही ऑक्सीजन की कमी है, और अगर पुरानी कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो ये कमी और ज्यादा बढ़ जाती है और इन लोगों को प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। मतलब सर, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो तो ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से जो ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो एक जागरूकता उनके अंदर आनी चाहिए कि जब भी वो 9000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे जाते हैं तो अपनी एक स्क्रीनिंग पहले करा लें, क्या वो इस जगह पे जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। सर, एक पर्सनल सवाल था आपसे, आपका हाई एल्टीट्यूड में ऐसा कौन से केस है जो आपको अभी तक याद है और आपने क्या फील किया इसके लिए? देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक पेशेंट आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, और मेडिसिन फील्ड ही ऐसा है। बट रिसेंटली मैं आपको एक लेडी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि हम हर एक व्यक्ति के लिए वो जरूरी है। तो जो लेडी थी, करीब 42 ईयर्स की लेडी थी और इनका वजन करीब 110 किलो था। इनको पुरानी बीपी की शिकायत थी, और जब यहाँ पे आई तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जब हमारे पास आई तो बीपी करीब 200 के आसपास था, 200/120 के आसपास, तो जो कि हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है, और इसमें कई बार हार्ट की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। तो ये जब लेडी आई, हमने जब ईसीजी किया तो ईसीजी में एक मल्टीपल वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट था, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक था, और आधे घंटे के अंदर ही इन्हें एक स्ट्रोक भी हो गया, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक। हमने जल्दी से कोशिश करी उनका कि बीपी कम करा जाए, जल्दी से स्टेबलाइज किया जाए, उनका हार्ट रेट, उनका जो हार्ट जो ब्लॉक हुआ था उसको थ्रोम्बोलाइज करने की कोशिश करी। बट कई बार हमें पेशेंट बहुत ज्यादा समय नहीं देता और हमें काफी जल्दी रिएक्ट करना होता है इन केसेस में। तो ये लेडी से हम लोग, मैं यही सीखता हूँ और मैं जानने वाले श्रोताओं को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी हाई ऑल्टीट्यूड में 9000 फीट से ऊपर आए तो आप अपना एक हाई, जितनी भी ये बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां, उसके लिए एक स्क्रीनिंग करा दें। एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, आपकी दवाएं ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं, आपका बीपी ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में एक बार आप जांच करा लीजिए अपनी, और उसके बाद फिर आराम से सुखद अपनी ट्रैवल करिए। सर, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल था, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत या बेहोशी हो जाए तो उसके आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए, और डिसेंट में जाने के बाद क्या प्रॉब्लम कम हो जाती है? देखिए, आपका सवाल जो है उसमें आपने पूछा कि चेस्ट पेन हो रहा है किसी की, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो बेहोश हो गया है, तो उसके आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर उन लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट उसको पेशेंट को देना चाहिए, और अगर कोई जानकारी नहीं तो जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस से उसको एक ऐसी अस्पताल में या नियर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर उसको प्रॉपर इलाज दे सके। आपका दूसरा सवाल था कि जहाँ पे अगर ऐसे पेशेंट को हम नीचे लेके जाएं तो क्या वो ठीक हो जाएगा। देखिए, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की हालत कैसी है, उसके नॉर्मल वाइटल्स कैसे हैं, बीपी कैसा चल रहा है, पल्स रेट कैसा चल रहा है, उसका सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक हैं और पेशेंट
ट्रांसफर करने की कंडीशन में है तो हम उसको ट्रांसफर हमें करना चाहिए। ठीक है। अगर ये दिक्कत हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से हुई है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से हुई है, तो वो नीचे जाके वो इम्प्रूव करेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक सर। सर एक सवाल था, यात्रा में स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा किस टाइप के केसेस देखने को मिलते हैं? देखिए आकाश, क्या होता है कि जब चार धाम यात्रा होती है तो उसमें हजारों में लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हजारों में लोग जा रहे हैं तो मोस्टली जो बीमारियां हैं वो आपकी वायरल बीमारियां होती हैं। ठीक सर। वायरल बीमारियों में आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, यस सर। या आपका ट्रेवलर्स डायरिया जिसको लूज मोशन या उल्टियां कहते हैं, यस। या आपका कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। ठीक है। मोस्टली ज्यादातर पेशेंट यही वाले और आपके पास आते हैं, और इनसे फिर थोड़े अमाउंट में फिर आपके हार्ट वाले पेशेंट जो कि पहले से ही इनको हार्ट की परेशानी है, मोस्टली ये सारे केसेस हमारे पास आते हैं। अगर हम देखें तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हेप और हेस जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा है और हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा है, उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। अगर हम एएमएस देखें, इनमें सबसे ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड रिलेटेड बीमारियों में एएमएस सबसे ज्यादा। सर ऊंचाई से लेकर मेरा क्वेश्चन था, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है और चार धाम यात्रा में जाने से पहले बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, एक्लिमेटाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी को हाई ऑल्टीट्यूड में होने वाले चेंजेस के लिए पहले से तैयार करती है। तो एक्लिमेटाइजेशन जो है धीरे धीरे करके आपके शरीर होता है, तो शरीर हाई ऑल्टीट्यूड में जब जाता है तो कुछ समय वहाँ पे रेस्ट करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे करके आपकी अपनी बॉडी एक्टिविटी वहाँ पे शुरू करनी चाहिए। यस सर। अब जब हम चारधाम यात्रा के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर जो चारधाम यात्री हैं तो एक जगह पे कब रुक पाते हैं, और जितने भी हमारे चारों धाम हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, 9000 फीट से ऊपर में। तो ऐसे समय पे हम लोग या तो हम पहले से तैयार होके जाएं, पहले से तैयार होके जाने जिसका मतलब है कि अपनी एक स्क्रीनिंग करा लें जिसमें आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में आपके जांच करा लें पहले। और उसके बाद फिर कुछ हमारे पास ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप ले सकते हैं, और आपकी बॉडी उसको दवाओं को लेने के बाद उस हाई ऑल्टीट्यूड के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम प्री एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं, और धीरे धीरे करके आप हाई ऑल्टीट्यूड में एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सर जैसे जो एक और क्वेश्चन था, बिना डॉक्टर की सलाह पे डायमॉक कितना सेफ है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसी कौन सी गलतियां देखते हैं जो बार बार पेशेंट्स करते हैं? देखिए, डायमॉक्स अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप ले रहे हैं तो कुछ परसेंट रिस्क तो उसमें रहता ही है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि मैं दवा लेना चाहता हूँ तो डॉक्टर आपको उसके इम्पैक्ट के बारे में, आपके शरीर में किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो नहीं समझा पाएगा, और आपको मेबी आने वाले समय में कुछ एलर्जी हो सकती है डायमॉक्स की वजह से। कई सारे लोगों को एलर्जी होती है, कई सारे लोगों को पेरीओरल टिंगलिंग होती है, मतलब आपके होठों के चारों तरफ आपको खुजली महसूस होती है, और कई सारे लोग एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर की राय लेना ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, आपने ये बोला कि एक दूसरा सवाल आपका क्या था? आपने एक और भी पूछा था। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने ऐसी कौन कौन से पेशेंट देखे हैं जो लोग बार बार गलतियां करते हैं? देखिए, इसमें मैं गलती नहीं कहूँगा, जैसे कि जब चारधाम यात्रा की बात आती है तो श्रद्धा को लोग ज्यादा ऊपर रखते हैं, और हाँ उसमें कुछ भूल चूक जरूर हो जाती है, जैसे कि वो अपना कोई पहले से स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, तो उनकी जो कंडीशन है, कई बार डायबिटीज बिगड़ जाती है, कई बार उनका हाइपरटेंशन बिगड़ जाता है, या कोई हार्ट की बीमारी, पुरानी बीमारी वो बिगड़ जाती है। तो ये सिर्फ भूल चूक की वजह से होती है, जो कि वो पहले अगर स्क्रीनिंग करा लें, अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी स्क्रीनिंग करा लें अपने डॉक्टर से, तो उनको आगे इस चारधाम यात्रा में उनको परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक सर आप सीधे उन लोगों से बात करते हैं जो इस साल चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, आप उनको कौन सी 5 टिप्स देना चाहेंगे? देखिए आकाश, जो भी लोग चारधाम यात्रा में जाना चाहते हैं, मेरी सबसे पहली उनसे विनती है या पहली टिप है उन लोगों के लिए कि सबसे पहले अपनी उम्र के हिसाब से आप अपना चेकअप जरूर कराइए जाने से पहले, क्योंकि ये चेकअप आपको आने वाली जो परेशानियां हैं उससे बचाता है। पहली टिप ये है। दूसरी टिप मैं बोलूँगा, क्योंकि आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो खासकर जो 9000 फीट से ऊपर होता है तो वो इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड है, तो आप उस ठंड के हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइए। अपने कपड़े लेके जाइए, कैप लेके जाइए, ग्लव्स लेके जाइए, शूज़ लेके जाइए। जब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं
केदारनाथ से वहाँ पे लंबा ट्रैक है, तो उस ट्रैक के हिसाब से आपके पास कपड़े होने चाहिए, आपके पास जूते होने चाहिए, आपके पास एडिक्वेट हाइड्रेशन पानी होना चाहिए आपके पास। आप इस दौरान तीसरी बात में रखूँ कि अपने खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हमने देखा है कि वो खाना जब बाहर खाते हैं तो कुछ ऐसी जगह से खाना खा लेते हैं जहाँ से उनका फूड पॉइजनिंग की चीजें हो जाती है। खाने का अपना ध्यान रखिए। चौथी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, एक्सर्शन। जब ये आप चारधाम यात्रा करते हैं तो अपने एक्सर्शन को भी कंट्रोल में रखिए। आप अपना एक उचित समय बनाइए जिसमें कि आप ये चारों धाम कर पाए। कम से कम 8 से 10 दिन आपके पास होने चाहिए। जब आप जल्दीबाजी में ये चारधाम यात्रा करते हैं तो उसमें आपका बॉडी एक्सर्शन में चले जाती है और उससे होने वाली काफी दिक्कतें आपको आ सकती हैं आगे। 5वीं चीज ये है कि जब आपने चारधाम यात्रा कर ली है तो उसके बाद रिकवरी पीरियड एक अपने पास रखिए, जो कि चारधाम यात्रा के बाद 1-2 दिन आपके पास होने चाहिए वापस काम में लौटने से पहले, ताकि आप बॉडी रिलैक्स कर पाए और फिर जब अपना काम सुचारू रूप से करें। मतलब सर 8-10 दिन पहले तो अपने को तैयारी करनी चाहिए। ठीक सर इस चीज में मेरे पास सवाल था, अगर किसी को पहले से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो चुका है तो क्या उसे फिर से जाना चाहिए? देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाई ऑल्टीट्यूड इलनेस में अगर एक्यूट माउंटेन सिकनेस है तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस को आप मैनेज कर सकते हैं, वो अगली बार फिर से जा सकता है और इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होती जहाँ पे उसको कोई परेशानी हो जाएगी आगे जाके। लेकिन अगर हम बात करें हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा की या हम बात करें हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा की, तो वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा सावधानी लेनी चाहिए। और अगर किसी को पहले हो चुका है तो वो इंडिविजुअल को चांसेस हैं कि फिर से हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो यंग डॉक्टर ऐसी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? लेकिन मैं सारे यंग डॉक्टर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग आइए हाई ऑल्टीट्यूड में पहले अपना ध्यान रखिए और फिर जब आते हैं तो अपना दिमाग खुला रखिए, क्योंकि कई बार हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमारी किताबों में नहीं होती। तो यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, और साइंटिफिक माइंड में जहाँ आपको एक रीज़न आप ढूंढना चाहोगे हमेशा कि ये बीमारी क्यों हो रही है, ठीक है, इसका हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं। कई बार आपको ऑफ बुक्स पे जाके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और एक और संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा, जो संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने सभी डॉक्टर्स को, सभी लोगों को दिया था। उन्होंने ये बोला था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से काम करते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आप सीखते सीखते एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बने। डॉक्टर राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ साझा की। थैंक यू आकाश। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इसमें दी गई जानकारी किसी की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना दे। तो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे सेवा प्रेरित मिशन के बारे में जरूर जानिए। पहाड़ों की यात्रा सिर्फ श्रद्धा से नहीं, सही तैयारी और सही जानकारी से करिए। मैं हूँ डॉक्टर आकाश साहू। जय हिंद।